हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 7 चल रहा है इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। और इसमें आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक है जीडीपी डिफ्लेटर और दूसरा है बेस इफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की। डेफिनेशन क्या कहती है? दिस इज द रेशियो ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइसेस टू दैट ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस। अब सबसे पहले बात आती है कि जीडीपी एट करंट प्राइस क्या होता है एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस होता क्या है। अगर हमें ये दोनों चीजें समझ आ जाएगी, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो भी समझ में आ जाएगा। अब देखो, एक तो है सपोज 2020 में जो जीडीपी थी हमारी जो कंट्री की वो थी 100 करोड़ की और 2025 में ये हो गई 130 करोड़ की। ठीक है, अब अगर हम देखें सीधा सीधा, ठीक है, फिगर्स को अगर हम नोट करें तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी जीडीपी है वो कितनी बड़ी है? 30 करोड़ की जीडीपी बढ़ी है इन 5 सालों के बीच में। ठीक है, तो अब बट इसमें क्या है, इसमें इन्फ्लेशन भी तो इंक्लूडेड है। जो हमने पहले की टर्म्स पढ़ी थी, इन्फ्लेशन प्रीमियम वगैरह जो भी हमने टर्म्स पहले कवर करी है, तो उसमें हमने देखा था कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी तो बीच में आता है ना। तो सेम यहाँ पे बात हो रही है कि 2020 में अगर हमारी जीडीपी 100 करोड़ थी, 2025 में 130 करोड़ की हो गई बढ़कर। तो अब देखने को सीधा सीधा देखे तो 30 करोड़ जो हमारी जीडीपी है बड़ी है। कितने परसेंट बड़ी है? 30% बड़ी है। लेकिन इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी है। क्या जो हम चीजें यहाँ पे 100 करोड़ की खरीद सकते थे, उतनी चीजें हम जहाँ पे 100 करोड़ की खरीद पाएंगे 2025 में, जो जितनी हम गुड्स 2020 में 100 करोड़ की खरीद पाते थे, क्या उतनी गुड्स 2025 में हम 100 करोड़ की खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। सपोज यहाँ पे हम 100 रुपए में 10 पेंसिल खरीद लेते थे या 10 पेन खरीदते थे 100 रुपए में, ठीक है, 2020 में। और अब आ गया 2025 में हम अगर हमने 10 पेन खरीदने हैं तो उसके लिए हमें कितने रुपए चाहिए? 120 रुपए चाहिए सपोज। ठीक है, यहाँ पे 10 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई? 120 रुपए। और यहाँ पे कितनी थी 2020 में? 10 पेन की कॉस्ट 100 रुपए थी। तो यहाँ पे अब देखो 10 पेन की जो कॉस्ट है कहीं ना कहीं बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपए में अगर हम 10 पेन खरीदते थे तो यहाँ पे 100 रुपए में हम 10 पेन नहीं खरीद पा रहे हैं। यहाँ पे हम वही 10 पेन 120 रुपए में खरीद पा रहे हैं। तो 2020 में जितनी वैल्यू 100 रुपए की थी, 2025 में उतनी वैल्यू हो गई 120 रुपए की। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है ना, 2020 का 100 रुपए 2025 के 120 के बराबर है। लेकिन देखने को क्या लग रहा है कि ये जो रुपीज है कहीं ना कहीं बड़े हैं। तो सेम जीडीपी का है। अगर यहाँ पे हम 100 करोड़ में कोई 10 गुड्स खरीद पा रहे हैं या कितनी भी गुड्स, 10 गुड्स सपोज हम यहाँ पे 100 करोड़ में खरीद पा रहे हैं, क्या हम 2025 में वही 10 गुड्स 100 करोड़ में खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। अगर हमें वही 10 गुड्स खरीदने के लिए यहाँ पे 110 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ का जो 100 करोड़ है वो 2025 के 110 करोड़ के बराबर है। तो ये जो 10% क्या है, ये इसमें इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या बोल रहा है कि जो जीडीपी करंट प्राइस है उसको हम कांस्टेंट प्राइस के साथ क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट प्राइस की जीडीपी क्या है? करंट प्राइस की जीडीपी क्या बोल रही है? 130 करोड़ है। लेकिन कांस्टेंट प्राइस में अगर हम जीडीपी देखें तो कितनी आ रही है? 120 करोड़ ही आ रही है, क्योंकि ये जो 10% है इसके बीच में यहाँ पे इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई यहाँ पे बढ़ी है। तो ये जो इन्फ्लेशन बढ़ी है ये जीडीपी में काउंट नहीं होएगी। ये इन्फ्लेशन क्या है? ये जीडीपी डिफ्लेटर है। ये इन्फ्लेशन जीडीपी में काउंट नहीं होएगी। तो इस इन्फ्लेशन को निकाल के जो पीछे बची जीडीपी है वो एक्चुअल जीडीपी आएगी, वो रियल जीडीपी आएगी। तो दूसरी क्या थी? दूसरी नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी। 130 करोड़ क्या है? ये नॉमिनल जीडीपी है। लेकिन रियल जीडीपी क्या होगी? जब हम इसमें से इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे तो उसके बाद जो जीडीपी हमारे पास निकल कर आ जाएगी वो आएगी रियल जीडीपी।
तो जीडीपी एट करंट प्राइस क्या है जो हमें दिख रहा है 130 करोड़ जो है। कांस्टेंट प्राइस क्या है जब हम इसमें से इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे, बेस ईयर के साथ इसको हम कंपेयर करके इसमें से जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है उसको हटा देंगे तो वो आ जाएगी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। तो अल्टीमेटली जीडीपी डिफ्लेटर है क्या? जीडीपी डिफ्लेटर एक तरह की इन्फ्लेशन ही यहाँ पे दिखा रहा है कि कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है, वही चीजें यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। इंडिया के केस में अगर हम बात करें, अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करें या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें कुछ चीजें जो है ना वो इंक्लूड नहीं होती। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में हमें सारी गुड्स की इन्फ्लेशन का पता नहीं चलेगा। अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वही गुड्स एंड सर्विसेज आती है जो हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए परचेज करी जाती है। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें भी सारी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या आ जाता है? फूड आ गया, क्लॉथ्स आ गए, हेल्थ, एजुकेशन, यही सब चीजों की हम जो प्राइसेस वगैरह है वही चीजें देख पा रहे हैं ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी। तो अब जीडीपी डिफ्लेटर में क्या आ रहा है? जीडीपी डिफ्लेटर में सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कवर हो रही है। तो इसीलिए जो डिफ्लेटर है इसको हम यूज करते हैं इकोनॉमी में सारी गुड्स एंड सर्विसेज की, इंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी प्रोड्यूस हुई है उनकी इन्फ्लेशन देखने के लिए। तो ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है टू चेक द इन्फ्लेशन, ये हमारी इकोनॉमी में कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है एज कंपेयर टू बेस ईयर। जो मैंने 2020-25 की एग्जाम्पल ली है वो मैंने ऐसी आपको समझाने के लिए ली है, ऐसा कोई 2020 का कोई बेस ईयर माना नहीं गया है। ठीक है, जो बेस ईयर होता है 11-12 का जैसे बेस ईयर है तो उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन चेक करी जाती है कि उसके अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन है वो कितनी बड़ी है या कम हुई है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? ये एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है टू चेक द इन्फ्लेशन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं बेस इफेक्ट पे। बेस इफेक्ट क्या होता है पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ द राइज इन प्राइस, that is last year's inflation in the previous year, over the corresponding rise in price level in the current year। बेस इफेक्ट क्या है यहाँ पे कि पिछले साल चीजों के दाम क्या थे और इस साल चीजों के दाम क्या है। वो क्या है? जब हम दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके हम उसका निकालते हैं, जो एक्चुअल जो उसका प्राइस है वो निकालते हैं, उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। अगर पिछले साल का जो प्राइस है वो बहुत हाई चला जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो प्राइस है, जो प्रीवियस ईयर का इन्फ्लेशन है अगर वो बहुत हाई रेट पे होगा तो जो करंट ईयर का इन्फ्लेशन होगा ना वो कहीं ना कहीं पिछले साल के कंपैरेटिवली लो होगा, लोअर इन्फ्लेशन रेट रहेगा पिछले साल के कंपैरेटिवली। अगर हम बात करें 2022 की और 2023 की, ठीक है, तो सपोज 2022 में जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज्यादा है, तो 2023 में क्या होगा? 2022 के कंपैरेटिवली जो इन्फ्लेशन रेट होगा 2023 में कहीं ना कहीं कम नजर आएगा इन्फ्लेशन रेट। तो बेस इफेक्ट में प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली हम इन्फ्लेशन को चेक करते हैं, जैसे कि नीचे टेबल में दे रखा है। 2007 में जनवरी, हर साल में हम सेम मंथ में जो इन्फ्लेशन है उसको चेक करते हैं। जैसे जनवरी 2007 में अगर 100 रुपए की कोई चीज मिल रही थी तो 2008 में उसी का जो रेट है वो बढ़कर कितना हो गया? 120 हो गया एक साल के बाद। जनवरी 2007 में 100 था, 2008 में कितना हो गया? 120 हो गया। 2009 में कितना हो गया? 140 हो गया। 2010 में 160 हो गया। अगर हम ऐसे सीधा सीधा रेट देखें तो कितना बढ़ रहा है? 20 पॉइंट्स बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर हम परसेंटेज की टर्म में इन्फ्लेशन देखें कितनी बढ़ रही है तो 2007 से 8 के बीच में इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ा है? यहाँ पे 20% बढ़ा है इन्फ्लेशन, ठीक है। लेकिन 2008 से 9 के बीच में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ रहा है? देखने को तो 20 पॉइंट ही बढ़ रहा है, लेकिन परसेंटेज की टर्म में ये बढ़ रहा है 16.67%। सेम 9 से 10 के बीच में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है? यहाँ पे 14.29%। तो इस तरह से जो इन्फ्लेशन है ना, प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली इन्फ्लेशन रेट तो कम हो रहा है, लेकिन जो पॉइंट्स है, पॉइंट का सिस्टम है वो उतना ही 20 पॉइंट ही बढ़ रहा है प्राइस इंडेक्स।
अगर हम प्राइस देखें तो प्राइस उतना ही 20 पॉइंट प्राइस हर साल उस चीज का बढ़ रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कम हो रही है हर साल। तो बेस इफेक्ट क्या है? बेस इफेक्ट में प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट ईयर नहीं बोलेंगे, करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम करंट ईयर की जो इन्फ्लेशन रेट चेक करते हैं उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। इसमें जो हम बेस लेते हैं वो प्रीवियस ईयर का लेते हैं। तो यहाँ पे वही बातें लिख रखी है, 8, 9, 10 का जो पीछे दे रखा है, तो उसमें इंक्रीज कितना हो रहा है? 20 पॉइंट्स का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट हम चेक कर रहे हैं ना, इन्फ्लेशन रेट का ट्रेंड चल रहा है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चल रहा है। तो 2008 से लेकर 2010 के बीच में जो हर साल इन्फ्लेशन बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है? 20 पॉइंट बढ़ी है। ठीक है, 20 पॉइंट बढ़ी है। परसेंटेज की टर्म में अगर हम देखें तो हर साल जो इन्फ्लेशन है वो कम हो रही है। ठीक है, तो एब्सोल्युटली इन्फ्लेशन में कितना इंक्रीज हो रहा है? 20 पॉइंट्स का इंक्रीज हो रहा है। लेकिन परसेंटेज की टर्म में देखें तो जो इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, राइट। जैसे कि इस टेबल में हमने देखा है, वही चीजें जो इस टेबल में मैंने आपको बताई है वही चीजें इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन करी गई है, राइट। तो बेस इफेक्ट बेसिकली होता क्या है कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो हम करंट ईयर की इन्फ्लेशन चेक करते हैं उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।